है और माना जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन इन दिनों सियासत के माहिर बुजुर्ग नेता इन्हीं युवाओं को वोट एजेंट के रूप में देख रहे हैं। ये नेता इन युवाओं को रिझाने, सुनहरे सपने भविष्य के दिखा इन पर डोरे भी डाल रहे हैं। क्या सियासत में युवा केवल वोट की हद तक इस्तेमाल होता रहेगा या फिर ये बुजुर्ग नेता इनका भविष्य भी संवारेंगे? इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी, जो कि अब सियासत का भी खिलाड़ी बन गया है, हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से होगी दो टूक बात। जी हां, उन सारे मसलों पर खुलकर होगी बात। तो अनुराग, फिक्स करें। फिक्सिंग से तो दूर रहना चाहिए आपको। मुद्दे फिक्स हैं, सवाल नहीं। निश्चित तौर। अनुराग, आखिर ऐसी क्या वजह है कि युवा आज के इस चुनाव में, चाहे आम चुनाव की बात हो, विधानसभा, युवाओं पर टारगेट हो रहा है और खासकर आपके नेता नरेंद्र मोदी भविष्य के ऐसे सपने युवाओं के बीच जाके बेच रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। आज देश की कुल आबादी की 65% आबादी युवा है। आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले युवा हैं। देश का भविष्य युवा है। अगर इस सब युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है तो इस देश में क्रांति और बदलाव लाने वाला भी कोई होगा तो भारत का युवा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम केवल सपने बेचने वालों में से नहीं हैं, हम सपने पूरे करने वालों में से हैं। सपने दिखाना और सपने बेचना, इन दोनों में कोई बुराई नहीं है अगर आप उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह हम केवल राजनीति में लाभ उठाने के युवाओं का उपयोग नहीं करते, उनसे किए गए वायदों को पूरा करते हैं। चाहे हमारी किसी सरकार के आप आंकड़े उठाकर देखिए। मैं हिमाचल की बात करता हूं, कांग्रेस ने कहा था हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, मात्र 3500 लोगों को नौकरियां दे पाए। हमारी सरकार, हमने 50,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं के हमारे आंकड़े उठाइए, कांग्रेस से 10-10 गुना ज्यादा हमने रोजगार दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6.25 करोड़ लोगों को हमने देश में रोजगार दिया। कांग्रेस के 9.5 वर्ष के शासनकाल में मात्र 37 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया है। नहीं, लेकिन अनुराग, ऐसा क्यों होता है कि युवा अपने आप को ठगा महसूस करता है? चुनाव आते हैं, उन्हें पुचकारा जाता है और बाद में जब बात आती है तो उनके हाथ खाली होते हैं, रोजगार दूर दूर तक दिखता है। आपने ठीक कहा, देश का युवा निराश और हताश है, जिसका कारण कांग्रेस का युवराज है। मैं राहुल जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों में अगर 3.5 गुना दाम बढ़ गए शिक्षा के, तो शिक्षा का मूल्य है 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और आज नौजवान पहले से 10 गुना ज्यादा बेरोजगार होकर देश में खड़ा है। आज ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि आम नौजवान अराजकता के दौर में जी रहा है। आज वो देखता है तो नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा की सुशासन की ओर कि वो आएंगे और इस देश में युवाओं को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे और सैनिकों का मान। ऐसा अनुराग बताएं कि नमो मंत्र ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि बिल्कुल तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? ऐसा जिसको लेकर इतना डंका पीटा जा रहा है, युवाओं की बात होती है, 9 करोड़ युवा जुड़ेंगे, तो इस बार युवा ही फोकस है। तो आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा जादू करते दिखते? ऐसा जादू है कि जब वो एक छींक भी मारते तो पूरी कांग्रेस हिल जाती है। वो कोई एक टिप्पणी करते तो पूरी कांग्रेस बवाल मचा देती है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने, मोदी जी ने 3 बार लगातार उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई गुजरात में। पिछले 11 वर्षों से लगातार 10% से ज्यादा जीडीपी गुजरात की है और देश की कितनी है? 4.5%। गुजरात ने देश में सबसे ज्यादा रोजगार देश में दिया। कृषि विकास दर पिछले 10 वर्षों में लगातार 10% से ज्यादा। लेकिन अजय माकन कहते हैं कि गुजरात ने खिलाड़ी पैदा नहीं किया। अब अजय माकन ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन जब खेल मंत्री थे तो खेल कम किया, खेलों में राजनीति ज्यादा की। आज जो ओलंपिक संघ का पचड़ा पड़ा हुआ है, बाकी खेल संघ दुखी हैं, ये माननीय अजय माकन जी का देन है। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने भी कोई खिलाड़ी पैदा नहीं किया, उन्होंने कलमाड़ी जैसा खिलाड़ी पैदा किया है जो 70,000 करोड़ खर्च करके, वो और शीला दीक्षित जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये मिलकर 70,000 करोड़ की लूट पूरे देश में हुई और ये देखते रहे। देश लूटता चला गया, देश का नाम रोशन होना चाहिए था, बल्कि बदनामी घर लेकर लौटे। इस तरह की
यहां पर खेलों में इन्होंने राजनीति की। लेकिन अनुराग, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। आपने बात की कि नरेंद्र मोदी छींक मार देते हैं तो कांग्रेस हिल जाती है। सेकुलरिज्म का बुर्का पहनाया जाता है, जनेऊ उतारा जाता है, ये क्या है? आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं? आप कहते हैं कि मनीष तिवारी को जनेऊ उतार देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगर मेरे साथ वाली सीट पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा और गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला भी आ जाएगा तो उसका भी हमें दर्द होता है, दुख होता है और पीड़ा होती है। कांग्रेस ने उस बात को घुमाकर एक समुदाय के साथ जोड़ दिया और उस समुदाय के मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि सपा और कांग्रेस ने यह बड़ा घटियापन दिखाया कि हमें जिस तरह से जोड़ा गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। ये देश को बांट कर राज करना चाहती है और कांग्रेस का यह सदा रहा है कि बांटो और राज करो, लेकिन आज देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। 65 वर्षों में कांग्रेस ने यही कहा, बांटो और राज करो, गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिट गया लेकिन गरीबी नहीं मिटी। आम आदमी के नाम पर वोट मांगा, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, नौजवान बेरोजगार होने लगा, किसानों ने आत्महत्या कर ली और देश के सैनिक का सिर कत्ल कर ले जाते हैं। चीन देश के अंदर घुस आता है और कांग्रेस के नेता मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं और बदले में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां परोसते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अनुराग, आप ये देखिए कि सेकुलरिज्म का बुर्का, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा? एक दूसरा, आपने मनीष तिवारी पे आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टिप्पणी की कि वो बुर्का पहन लें, जनेऊ उतार दें, ये क्या है? इस तरह से राजनीति होगी? चुनाव के दौरान ही इस तरह की राजनीति क्यों होती है? चाहे 9.5 वर्षों के बाद आज देश की जनता जवाब मांग रही है। 6 महीने चुनाव के लिए रह गए हैं। देश की जनता पूछना चाहती है, आपने आम आदमी के नाम पर वोट मांगा, आपने 9.5 वर्षों में महंगाई कम क्यों नहीं की? आपके समय में खाद का मूल्य 400 से बढ़कर 1200 क्या हुआ? किसान ने आत्महत्या क्यों की? आपके समय में नौजवान पहले से ज्यादा बेरोजगार क्यों हुआ? बलात्कार महिलाओं के साथ दिल्ली में लेकर 16 दिसंबर की घटना के बाद कानून बनाने के बाद भी 816 युवतियों, छोटी बच्चियों के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। अजय माकन जी ने क्या शीला दीक्षित जी से सवाल पूछा? सोनिया गांधी जी से पूछा? देश इनसे जवाब मांगना चाहता है कि आप जवाब दीजिए इन बातों का, लेकिन इसी समय में कांग्रेस सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करके उसके पीछे ढकना चाहती है, बुर्के के पीछे। मोदी जी ने यही कहा, जवाब दो वाजपेयी जी की सरकार के साथ यूपीए की सरकार की तुलना करके कहो कि आपने क्या काम किया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बुर्के के पीछे मत छिपो। लेकिन अनुराग, आरोप तो आप लोगों पर भी लगते रहे हैं कि जब जब चुनाव आया है आपने भगवे का चोला ओढ़ लिया है। कहां? हमने गुड गवर्नेंस पर, डेवलपमेंट पर 2004 का चुनाव भी लड़ा, अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी, अपने जो प्रदेशों के चुनाव हैं वो भी, चाहे गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हो, लगातार। लेकिन भगवा आ ही जाता है, चाहे मंदिर आ जाता है, हिंदू राष्ट्रवादी आ जाता है, ये सारी बातें करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? अगर भारत में हिंदू होने पर आपको गर्व ना हो, भारत में मुसलमान होने पर आपको गर्व ना हो, भारत में रहने वाले ईसाई को ईसाई होने पर गर्व ना हो, भारत में रहने वाले सिख को सिख होने पर गर्व ना हो, तो शर्म की बात है। भारत केवल ऐसी भूमि है जहां पर चार धर्मों ने जन्म लिया है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म। जैनिज्म की यहां से पैदा हुआ, बौद्ध धर्म यहां से हुआ, हिंदू धर्म यहां से हुआ, सिख धर्म यहां से हुआ। पूरी दुनिया में मुझे कोई एक राष्ट्र ऐसा बता दो जहां पर इतने धर्मों को आगे बढ़ने का मौका चुनाव के दौरान ही इस तरह की राजनीति क्यों बन रहा? ये कांग्रेस करती है। हम तो कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं, हम तो कहते हैं तुलना करो हमारी सरकारों की और आपकी, लेकिन कांग्रेस जो सेकुलरिज्म का बुर्का पहनना चाहती है, हम वही दिखाना चाहते हैं कि इसको उखाड़ फेंकिए जिस तरह से आपने जनेऊ उखाड़ फेंके हैं। आप तो इतने बेशर्म हो गए कांग्रेस के नेता कि लूट कर भी सत्ता में बने हुए हैं। लाखों करोड़ लूटने के बाद भी, देश की जनता को महंगाई की मार से मारने के बाद भी, सैनिकों का सिर कत्ल करने के बाद भी आज बेशर्मी के साथ सत्ता में प्रधानमंत्री जी बने हुए। अनुराग, जिस तरीके से आपकी पार्टी में एक चेहरा उभर के आ रहा है, बातें अंदर से आती हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, आप लोग खुलकर क्यों नहीं कह देते? आपकी पार्टी में ऐसे कितने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री बन रहे? कांग्रेस का कौन कैंडिडेट मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज वो सत्ता में है, क्या उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया? क्या आज चुनाव आ गया? जब चुनाव आएगा तब हम भी कर सकते हैं और करेंगे उचित समय। तो क्या नरेंद्र मोदी होंगे वो चेहरा? पार्टी के अध्यक्ष
और पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना है, और मुझे लगता है वो इस बात को निर्णय लेने में सक्षम है कि क्या पार्टी को निर्णय उस समय लेना है। अनुराग, एक और चीज है, आपने एक अभियान शुरू किया है, युवा जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो। इन सारी बातों को आखिर मैं तमाम युवाओं से बात कर रहा था, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, राजनीति से, सियासत से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। क्या युवा कैसे जुटेगा? आप युवाओं को कैसे जोड़ेंगे? क्या लगता है कि आपको ये युवा केवल आपके अभियान से जुड़ जाएगा? युवा को ये लगता है कि भाई राजनीति इतनी गंदी हो गई है, उसमें जाना नहीं है। इस देश को आजादी दिलाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं वही कह रहा हूं कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों नौजवानों ने अपना जीवन दे दिया, बलिदान दिया, और हम अपने इस अभियान की शुरुआत भी 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म दिवस पर कर रहे हैं, और इस मंशा के साथ कि भारत में वो ना घटे जो अरब के मुल्कों में घटा है, जो ब्राजील में हो रहा है, जो लोग युवा सड़कों पर आकर आजादी की मांग कर रहे हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारत में वो अराजकता का दौर आ गया है कि युवा परेशान है, निराश है, और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करके सत्ता हटाना चाहता है, बदलना चाहता है। हम उसको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, मंच देना चाहते हैं। आइए युवा मोर्चा से जुड़िए, अपने मुद्दों को उठाइए, राष्ट्र मुद्दों को उठाइए, और राष्ट्र में बदलाव लाने के लिए अहम भूमिका निभाइए। राष्ट्र निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी तो भारत को महान शक्ति बनने से कोई नहीं रोकेगा। अनुराग, आप ठीक करें, लेकिन इसके पीछे आपकी मंशा नरेंद्र मोदी से जोड़ो है। आपने एक स्कीम लाई है कि 500 युवा जो चुने जाएंगे, जो ज्यादा अभियान में लोग जोड़ पाएंगे, युवाओं को जोड़ पाएंगे, वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। फिर आपने एक सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है, वो सोशल मीडिया में 20 लोग ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी। तो इन सारी बातों के पीछे सोच तो नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है ना। आप ये मान लीजिए कि पार्टी का चेहरा यही है और यही युवाओं का नेतृत्व भी करेगा अगर आती है सरकार। मुझे पार्टी ने सौभाग्य दिया है कि दूसरी बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनूं। पहले कार्यकाल में भी जब जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों पर पथराव हो रहा था, 2500 सैनिक घायल हो गए, किसी एक युवा ने देश में आवाज नहीं उठाई, केवल मैंने उठाकर कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की, पूरे देश में कार्यक्रम किए, और पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए अलगाववादियों की गोली खाने तक के लिए तैयार हो गया था। मैंने उनको कहा था, देखते तुम्हारी गोली में दम है, मेरे सीने में दम है, और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाकर गिरफ्तारी दी। उसके बाद पथराव की घटनाएं बंद हुई, तिरंगे झंडे को जलाना बंद हुआ, सेना विशेषाधिकार कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अलगाववादी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, हमने वो भी रोक दिया। हमने अपने दम पर कार्यक्रम किए, युवाओं को जोड़ा, देश की भ्रष्ट सरकार को घेरने के लिए लाखों युवाओं को लाकर संसद घेराव किया। आज मैं इसलिए ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं कि देश के युवाओं के संग हम अपनी पहचान बनाकर जा रहे हैं कि युवा मोर्चा के साथ जुड़िए, राष्ट्रवादी बनिए। लेकिन उद्देश्य नरेंद्र मोदी है ना अनुराग। अगर पार्टी का चेहरा, अनुराग, उद्देश्य नरेंद्र मोदी है। अगर पार्टी का चेहरा चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष होने के नाते नरेंद्र मोदी है, अगर नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय है, उनकी एक आवाज सुनने के लिए देश के हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, तो अगर आप ये भी समझना चाहते हैं कि उद्देश्य नरेंद्र मोदी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मन देश के लोगों ने बना लिया है कि उनको सुनने के लिए तरसते हैं। क्या उनके विचार हैं, देश को आगे कैसे लेकर जाना है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमान सौंपी है कि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के नाते देश के हर वर्ग को जोड़कर लाओ। और अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो ओबीसी वर्ग से आता हो, पिछड़े वर्ग से आता हो, और आकर गुजरात का लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार बना हो, देश का सबसे लोकप्रिय नेता हो, तो इस देश का सौभाग्य क्या होगा कि इतनी बड़ी ओबीसी में से, पिछड़े वर्ग में से एक इतना महान नेता आज इस उच्च पद पर जाने के लिए जब उनको चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, हमारे लिए गौरव की बात है। नहीं, गौरव की बात है। यानी ये चेहरा भी हो सकता है ना प्रधानमंत्री, अगर सत्ता चेहरा कोई भी हो सकता है। अगर वो इतने लोकप्रिय हैं तो पार्टी उनके नाम पर भी विचार करेगी। अनुराग, ये सोशल मीडिया युवाओं को आजकल बहुत रिझा रहा है। सोशल मीडिया भी आप लोग अटैक कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया कैसे अटैक करेंगे आप, कैसे आप? क्योंकि आपकी आज पूरी बातचीत को मैं सुन रहा था, वो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी ही फोकस हैं सारी बातों को लेकर। नरेंद्र मोदी ट्विटर, नरेंद्र मोदी फेसबुक, फिर आप एक स्कीम लॉन्च कर देते हैं 500 या, तो इस तरह से ये सोशल मीडिया से आप कैसे अटैक कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी इस देश में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं, उनसे सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं। सुषमा स्वराज जी के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े हैं। इन दोनों के साथ इनके फेसबुक पर, ट्विटर अकाउंट पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इस अभियान के दौरान जब हम 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को सदस्य बनाएं,
तो जो वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं उसका सदुपयोग हम भी करें। वो डाटा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, नरेंद्र मोदी जी और नेताओं को जोड़कर हम उनके साथ जोड़ें, उनके विचार देश के करोड़ों युवाओं तक पहुंचाएं, ताकि देश के निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अनुराग कि कांग्रेस के युवराज से आपके बीजेपी के बुजुर्ग नेता नरेंद्र मोदी का अगर मुकाबला है तो इसीलिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना है? एक तरफ युवराज है जो आप बुजुर्ग और युवा कैसे गिनते हैं? जब युवाओं के लिए आवाज उठानी थी तब तो राहुल गांधी जी कभी नजर नहीं आए। क्या पिछले 9.5 वर्षों में एक बार भी बेरोजगारी पर वो बोले, रोजगार पर बोले? क्या उत्तराखंड में बाढ़ हुई 8 दिन कहां थे? दिल्ली में रेप की घटना हुई पहले 10 दिन कहां थे? लोकपाल का भ्रष्टाचार की बात हुई, राहुल गांधी कहां थे? देश के युवा ढूंढता है राहुल गांधी जी कहां है। वो झोंपड़ी वाली हमारी माता जी भी ढूंढती हैं कि बचा आकर रोटी खा गया था, लेकिन 5 वर्षों से नजर नहीं आया, महंगाई कम नहीं हो, वो राहुल गांधी कहां है? देश उनका इंतजार करता लेकिन नजर नहीं आते। लेकिन देश के एक एक बात के लिए, चाहे सैनिक हो, किसान हो, महिला हो या मेरे मीडिया के भाई हो, उनके लिए भी कोई आवाज उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बाकी। मीडिया को कोसते हैं वैसे नरेंद्र जी? मीडिया को कभी नहीं कोसा। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का चौथा पिलर है। आप अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसका स्वागत है। अनुराग, मेरे ख्याल से राजनीति से थोड़ा हम अब क्रिकेट पे हैं। आप खिलाड़ी भी हैं, रणजी खेला है आपने, अब प्रशासक भी हैं, सचिव हैं बीसीसीआई में। क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है? हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। myshopbazaar.com पेश करते हैं इंडिया का एक अनोखा कॉन्टेस्ट, मिस इंडिया एंड मिस्टर इंडिया 2013। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.myshopbazaar.com। Coffee for the mind. The Sunday Guardian, India's finest Sunday newspaper. वर्षों का अनुभव हासिल कर आयुर्वेद की शक्ति पर किया अनुसंधान। हर रोग के लिए हमारे पास है कुदरत के कारगर उपायों का ज्ञान। पूछिए अपने सवाल और पाइए आयुर्वेदिक समाधान। मिलिए विश्व प्रसिद्ध योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान से आरोग्य मंत्र में सिर्फ इंडिया न्यूज पर। Tonight, our nation. दिन भर की बड़ी खबर और खबर के अंदर की खबर रोजाना शाम 4 बजे स्पेशल सिर्फ इंडिया न्यूज पर। छोटे पर्दे का बड़ा तमाशा, कहानी सीरियल की रोजाना दोपहर 1:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। निश्चित तौर पर नहीं। और मैं इस समय बयान दे रहा हूं जब जांच चल रही है। लगभग 1.5 महीना जांच को हो गया है। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनकी भी बेल हो गई। एक ऐसी हाइप इस देश में क्रिएट कर दी गई कि मानो सब कुछ फिक्स होता है। मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस इसमें गहराई से और गंभीरता से जांच करे। अगर कोई एक व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। यानी आप ये मानते हैं कि आईपीएल में किसी भी प्रकार की फिक्सिंग नहीं होती? निश्चित तौर पर आज तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई। अगर ऐसा कोई भी एक उदाहरण होगा, कहीं पर भी सबूत होंगे, तो उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। फिर अनुराग श्रीनिवासन को आप लोगों ने दरकिनार क्यों किया? क्योंकि आपने कहा, मीडिया ने। उनके दामाद पर जो आरोप लगे थे वो भी पुलिस ने नहीं कहे, कहीं सिद्ध नहीं कर पाई। इतने दिन इलीगल डिटेंशन रखी, हम उस पर भी नहीं जाते। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पर श्रीनिवासन जी से, सबसे पहला एक पदाधिकारी मैं था जिसने कहा था कि आप जल्द मीटिंग बुलाइए। उन्होंने मेरे कहने पर 2 दिन बाद मीटिंग बुलाई। जब एक और इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा, मैंने उनको फिर कहा
कि आप 48 घंटे की बजाय 12 घंटे मीटिंग बुलाइए, कल सुबह मीटिंग बुलाई। उन्होंने मेरे कहने पे वो भी किया। हमने उनसे अनुरोध किया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती आप स्टेप असाइड कर लें, आप तब तक अपनी कोई भूमिका ना रखें। उन्होंने वो भी किया। इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? 2 जजेस, रिटायर्ड जजेस की हम आज जांच बिठाई हुई है, एक भी बीसीसीआई का सदस्य उस जांच कमेटी में नहीं। जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अब ये तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आएगी तो बाकी जांच नहीं, आपकी अपनी जांच जो बीसीसीआई की जो जजेस का, उसमें जब तक खिलाड़ी, जिन खिलाड़ियों की बेल हुई उनके वो वक्तव्य लेंगे, और जिस खिलाड़ी की अभी तक बेल नहीं हुई या जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए थे, दिल्ली पुलिस जब अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके बाद जांच। नहीं, तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अनुराग, कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं बीसीसीआई के, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपको लगता है कि पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है? देखिए, जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती आप किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। और कम से कम मैं कांग्रेस के नेताओं वाली बात नहीं करता। मेरे लिए पुलिस दिल्ली की हो, मुंबई की हो, हिमाचल की हो, मेरे लिए पुलिस का मनोबल लगातार ऊंचा रहना चाहिए। सेना का मनोबल सदा ऊंचा रहना चाहिए। कांग्रेस की तरह सीबीआई का दुरुपयोग करके, आईबी के अधिकारियों को फंसाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करके आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खत्म ही कर दिया देश में। आज उनके अधिकारी, उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं देंगे। कोई आतंकवादी भी होगा तो हम ये नहीं कहेंगे आतंकवादी है। इसका मतलब देश के ऊपर हमला होता जाएगा और कांग्रेस उसके लिए दोषी गिनी जाएगी। मैं आज आपको कह रहा हूं आपके चैनल पर, अगर इंटेलिजेंस के लोगों का आप इस तरह से मनोबल गिरा देंगे तो आपको इनपुट कौन देगा? इशरत जहां केस में जितने वो लोग मारे गए वो आतंकवादी थे। अगर हेडली ने कहा, आईबी ने कहा, आपकी एनआईए की रिपोर्ट में कहा हुआ था, तो एक पैराग्राफ निकालने से काम चलने वाला नहीं है। हम सत्ता में आएंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो सीबीआई के अधिकारी भी उसके पीछे होंगे उनकी भी पूरी जांच होगी। जिस तरह से आप मनोबल गिरने की बात है, जो आईपीएल में हुआ उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी तो गिरा होगा, प्रशंसकों का मनोबल, जो कि धर्म के रूप में क्रिकेट माना जाता है। आईपीएल में जो भी सामने आया वो अपने आप में क्रिकेट का मनोबल, प्रशंसकों का मन टूटा होगा, आईपीएल की छवि गिरी होगी। लेकिन समय के साथ जब पता चलेगा कि इसमें कोई दोषी नहीं है या कोई दोषी है तो उसको दंड मिलेगा, तो अपने आप परिस्थितियां साफ होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम ने इतने दबाव के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अब जाकर वेस्टइंडीज में ट्राई सीरीज जीती, त्रिकोणीय सीरीज जीती। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट बहुत मजबूत है, प्रशासक अच्छे हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं और लगातार भारतीय क्रिकेट इस देश के क्रिकेट प्रेमियों के कारण अच्छा करती रही। आपकी जबरदस्त बैटिंग है, चाहे क्रिकेट चाहे सियासत। मुझे ये बताइए, श्रीनिवासन कब वापस आएंगे? क्या आएंगे या उनका जब तक? ये तय उनको करना है कि उनको कब आना है। वो जब चाहें वापस आ सकते हैं, पर उन्होंने खुद कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, दोनों जजेस की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इसलिए हम इंतजार करेंगे कि जब रिपोर्ट आ जाए ताकि कोई उंगली ना उठा सके, और जो भी उस रिपोर्ट में आता है अगर उनको बिल्कुल साफ, उनके दामाद को साफ बताया जाता है तो उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा बीसीसीआई उस समय निर्णय लेगी। अनुराग, आखिरी सवाल मुझे लगता है जो आपसे पूछना चाहिए, फिर से मैं सियासत की ओर मुड़ता हूं, और वो ये कि नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों है पार्टी के भीतर कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो? युवाओं में तो और जोश बढ़ जाएगा अगर आपको लगता है कि वो इतने लोकप्रिय और आकर्षित करते हैं युवाओं। देखिए, अंतिम सवाल में आपने मेरे जवाब आपने दे दिए। आपने स्वयं ये माना कि उनका नाम घोषित करने से देश के युवाओं में बहुत जोश आ जाएगा। नहीं, मैं अब आप सवाल को सुधार, ये आपकी बात में साफ नजर आता है कि देश के युवाओं में उनके नाम पर जोश है। आप ये भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, और मीडिया जगत ने लगातार ये चला रखा है कि उनके नाम की घोषणा होनी चाहिए। मीडिया भी चाहता है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, बेरोजगारी से छुटकारा मिले। तो सवाल है, वाकई मीडिया भी चाहेगा कि महंगाई कम होनी चाहिए, आम आदमी की बात करता है। बिल्कुल, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर आम आदमी की पुकार आपके दर्शक सुने और इस भ्रष्ट कांग्रेस से देश को मुक्ति दिलाएं। भारतीय जनता पार्टी उचित निर्णय लेगी और मोदी जी 2014 में कमल का फूल देश में खिलाकर एक बार फिर एनडीए की सरकार भारत में बनाएंगे और इस देश का कायाकल्प करके दिशा और दशा सही करेंगे। और जो स्वामी विवेकानंद ने 150 वर्ष पहले कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी, इस महान नायक की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी, और हम इसको नई दिशा देने के लिए महान शक्ति भारत को बनाने के लिए अग्रसर होंगे। अनुराग, आपने मेरा जवाब दे दिया। आपने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014, तो ये मान लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी पार्टी से मोदी जी। मैंने यही कहा कि उनकी अध्यक्षता में चुनाव प्रचार समिति के नाते देश का युवा और समाज का हर वर्ग जुड़ेगा
और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर एनडीए की सरकार इस देश में अवश्य बनेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सत्ता में आने के बाद महंगाई पर भी अंकुश लगाएंगे, बेरोजगारी को भी खत्म करेंगे और इस देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करके महिलाओं और सैनिकों को और किसानों को भी सम्मान देंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको और पूरे देश के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जिनकी जुबान पर राग नमो मंत्र का मंत्रोच्चार ही नजर आया। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।